कृतिकॉन। कुछ साल पहले मैं खुद को एक बहुत परेशान करने वाली सिचुएशन में पाया। मैं नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में अपनी स्टूडेंट इंटर्नशिप से काम से छुट्टी लेकर आ रहा था। पूरे दिन बर्फबारी हो रही थी। जो साउथ में रहते हैं वो जानते हैं कि जब बर्फबारी होती है तो उससे एक रात पहले किराने की दुकानों पर रेड होती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, जो अब मेरी पत्नी है, उसके साथ एंजॉय करने के लिए कुछ किराने का सामान लेने का फैसला किया, क्योंकि ये हंगामा खत्म हो गया था और सिर्फ मेरे जैसे लोग जिनके पास ट्रक था या ऑल टेरेन गाड़ी थी वो यही आ जा सकते थे। इसलिए मैं वॉलमार्ट गया और अपने ट्रक तक वापस जाने के लिए जरूरी किराने का सामान लिया। बर्फबारी और तेज होने लगी थी। जमीन पर पहले से ही लगभग 5 से 7 इंच बर्फ जमी हुई थी। दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगले कुछ दिनों तक स्लेजिंग करने और फिल्म देखने के बारे में सोच रहा था। तभी जैसे ही मैं अपने ट्रक तक पहुंचा, किसी के मेरे हाथ पकड़ने से मैं चौंक गया। जैसे ही मैं मुड़ा, एक बूढ़ी औरत को देखा जो शायद 5 फीट 6 इंच की थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास सिगरेट है। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं पीता और फिर अपने ट्रक की तरफ मुड़ गया। फिर से उसने धीरे से मेरा हाथ खींचा। फिर उसने मुझे बताया कि वो अभी अभी अलबामा से अपनी पोती और कुत्ते के साथ बस से यहाँ आई है। वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए यहाँ थी। उसे होटल के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की ड्रग्स की आदतों के लिए डोनेट करना पसंद नहीं है। अगर मैं सच में मदद करना चाहूँ तो मैं खाना खिलाना चाहूँगा। फिर उसने कहा कि क्या तुम यहाँ के आसपास के एरिया के बारे में जानते हो। उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, ये सोचकर कि अब मुझे अकेला छोड़ देगी। उसने कहा ठीक है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ दोगे ताकि मैं अपनी पोती और कुत्ते से मिल सकूं जो होटल के लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। यही सड़क के ठीक ऊपर है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। मुझे हमेशा लोगों की मदद करना सिखाया गया है, इसलिए भले ही इस समय मेरा मन मुझे इस औरत को फिर से मना करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उसे कहा जरूर। किसी किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए, और 6 फीट का लड़का होने के नाते मुझे लगा अगर हालात बिगड़ भी गई तो मैं निपट सकता हूँ। वो बिना किसी रुकावट के मेरे गाड़ी में चढ़ गई और मैंने देखा कि वो मेरे ट्रक में सिगरेट पी रही है। मैंने उसे प्यार से कहा कि प्लीज सिगरेट नीचे रख दें। उसने मुझसे जब सिगरेट मांगी थी तो मैं पहला रेड फ्लैग चुक गया था, क्योंकि उसके पास साफ तौर पर सिगरेट थी। उसने हाँ कह दी और सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी, जिससे मैं हैरान रह गया। हम उसके होटल की तरफ बढ़ने लगे। उस समय मैं हाई अलर्ट पर था। मैं अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात के बारे में सोच रहा था। मैंने देखा कि वो अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही है और मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रही है। मैंने उसे कहा बस, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे ट्रक में बंदूक है, इसलिए कोई पागलपन वाली कोशिश मत करना। मेरे पास एक गन थी, लेकिन वो एक शॉट गन थी जिसे मैं कुछ दिन पहले अपनी पिछली सीट से निकालना भूल गया था। अगर उसने उसी पल मुझ पर गन तान देती तो वो गन मेरे कोई काम के नहीं। उसने अपने पर्स में हाथ डालना बंद कर दिया और अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम थोड़ा घूम कर जा सकते हो? मुझे अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे लेने हैं। इस समय खतरे के संकेत मिल रहे थे, लेकिन फिर भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकते हैं, ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उससे कहा ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे घर जाना है। ठीक उसी पल उसने किसी को फ़ोन किया और कहा कि यह आदमी मुझे सामान लेने के लिए ले जा रहा है, तुम तैयार हो ना? उस समय मैंने उस आदमी से बात करने के लिए कहा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक आदमी जिसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे वो जन्म से ही चेन स्नैचिंग कर रहा हो, वो बोला हेलो। मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा कि उसे सच में आसपास कोई होटल पता है। वो अपनी बात अटकता हुआ लगा और फिर बोला कि उसे जाना है। तभी मुझे कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए था और उसे अपनी कार से बाहर निकाल देना चाहिए था। खासकर इतनी सारी हॉरर फिल्में देखने के बाद ऐसा आमतौर पर तब होता है जब इंसान अपने मन के खिलाफ जाता है और उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इस डर से कि वो कुछ कड़वा ना बोल दे, मैंने जाने का फैसला किया। तभी हम सड़क पर मुड़े और देखा कि एक पुलिस वाली कार किनारे खड़ी है। मैं उस पुलिस वाले के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन अगर वो सच बोल रही होती तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता। मैं पुलिस वाले के पास से गुजरा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने कहा, खुशी है कि वो यहाँ है, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। जैसे ही हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुसे,
मैंने देखा कि वो कितना टूटा फूटा था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये ऐसी जगह थी जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स का धंधा होता था। ये बहुत ही अजीब जगह थी, यहाँ तक कि बर्फबारी के दौरान भी। जब मैंने उस जगह के बाहर गाड़ी पार्क की जिसे वो अपने दोस्त का बताया था, उसने कहा मैं उस आदमी को अभी लेकर आती हूँ। अब मैं बहुत परेशान हो गया, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने मेरे चेहरे के हाव भाव देख लिए थे कि मैं वहाँ से निकलना चाहता हूँ। उसने मुझ पर ताना मारा और कहा अगर मैं उसे वहाँ छोड़ गया, खासकर इस मौसम में और उसकी हालत में, तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैं पहले ही उसकी मदद करने के लिए अपनी हद से बाहर चला गया था। जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या होगा अगर वो बंदूक या इससे भी कुछ बुरा ले आई। उसी पल मैंने देखा कि 3 लड़के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझे लूटने के लिए फंसाया था, क्योंकि वही लड़के बड़े थे और उनमें से एक के पीछे कुछ छिपा था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। उसी पल मैं गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और निकल गया। भगवान का शुक्र है कि मेरी गाड़ी 4 व्हील ड्राइव थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं या नहीं, और ये देखने के लिए कि उस लड़के के पीठ के पीछे क्या छिपा था। वो एक लोहे की रड थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना बेवकूफ़ और अंधा था। जिस इलाके में मैं था उसके आसपास कोई होटल नहीं था। सबसे नज़दीकी होटल 20 मिनट की दूरी पर था। अगर मैं उन लड़कों को मेरे गाड़ी तक पहुंचने का इंतजार करता तो शायद वो मुझे पीटते और लूट लेते। मैं बच गया और शादी कर पाया और इस घटना के बारे में बता पाया। इसके बाद मैं फिर कभी उस वॉलमार्ट या उस इलाके में कभी नहीं गया। कुछ महीने बाद ये कहानी मैंने एक कलीग को बताई। उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसी महिला ने उसके साथ भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पूरी तरह से मना कर दिया था। उसकी तरफ से ये एक समझदारी भरा कदम था। सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर आप किसी को मदद करने के लिए सोच रहे हो तो एक बार सोचो कि कुछ लोग सच में आपका फायदा उठा सकते हैं या इससे भी बुरा कर सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में रहता था तो मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। अगर आप कभी सर्दियों में न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। मैं आमतौर पर बर्फीली रातें टीवी देखकर बिताता था। मैं किसी दूसरे के घर से लगभग 1 मील दूर रहता था और मेरा रूममेट बाहर गया हुआ था। सच कहूँ तो अकेले होने पर मुझे अजीब लग रहा था। मेरी कल्पना हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। छोटी मोटी आवाज़ें मुझे सच में डरा देती है। जैसा कि मैं कह रहा था, मेरा रूममेट घर से बाहर था और बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद रात के 9 या 10 बजे होंगे। मैं हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। अचानक मुझे बाहर कुछ कुचलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई बर्फ पर चल रहा है। ये रात का समय था और बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। मैं दूसरे घर से मीलों दूर था। मेरा मतलब है बाहर कौन हो सकता है। पैरों की आवाज़ कुछ देर बाद रुक गई। मैं सो गया और जब मैं उठा तो मेरा रूममेट वापस आ गया था। मैं बाहर ये देखने गया कि मुझे कोई सबूत मिल सकता है कि बाहर कौन था, और जो मुझे मिला वो आज भी मुझे डराता है। मैंने बर्फ में पैरों के निशान देखे जो जंगल से निकलकर मेरे घर के चारों ओर घूम रहे थे। पैरों के निशान ज़्यादातर बर्फ से भरे हुए थे, इसलिए ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि वहाँ कौन आ जा रहा था। हालांकि सबसे डरावनी बात यह है कि पैरों के निशान मेरे बेडरूम की खिड़की के ठीक बाहर रुक गए थे। दूसरे पैरों के निशान बर्फ से भर गए थे, लेकिन ये ताजे थे, जैसे कोई पूरी रात वहाँ खड़ा रहा हो, क्योंकि सुबह बर्फ गिरना बंद हो गई थी। आज भी मुझे ये डराता है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का इंसान उन जंगलों में होगा। जब मैं अपने कमरे में था, वह मेरी खिड़की के बाहर खड़े थे। ये बात आज भी मुझे डरा देती है। मैं कुछ महीनों बाद उस घर से चला गया। करीब 10 साल पहले मैं कॉलेज से नया नया निकला था। लगभग 9 महीने के लिए अपने माता पिता के घर वापस आ गया था ताकि मुझे रहना और खाना फ्री में मिल सके। मेरे माता पिता बहुत कूल हैं और उन्होंने मुझे घर में मेरी अपनी जगह दी थी। लेकिन 22 साल का सिंगल लड़का होकर गांव जैसे इलाके में घर में रहना अच्छा नहीं था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने पैसे बचाने से ज़्यादा टाइम पास करने के लिए कुछ काम ढूंढना शुरू किया। मेरे माता पिता हाल ही में मिडवेस्ट के एक बड़े शहर में लगभग 40 मील साउथ में शिफ्ट हुए थे। गर्मी से सर्दी आ गई। मुझे अभी भी काम नहीं मिला था, लेकिन तब तक मुझे अपने माता पिता के घर से बाहर कुछ और समय बिताने की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने एक पार्ट टाइम काम ले लिया
जिसमें मुझे एक छोटे बिजनेस वाले आदमी के लिए हल्का फुल्का वही खाता देखना था। मैं सच में ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ये शॉर्ट टर्म था और ऑफिस सेटअप भी नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पास पैसे कमाने के सीमित मौके हैं और ये आदमी मुझे बिना हिसाब किताब के पैसे देने वाला था। उसी समय शहर में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अगर मैं उसे महीने में $200 दूं और उसकी सफाई में मदद करूं तो वो मुझे तब तक अपने लिविंग रूम में रहने देगा जब तक मैं दूसरे शहर जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। बस यही मुझे सुनना था। मैंने वो नौकरी ले ली। मेरे पिताजी के दोस्त के परिवार के एक कंस्ट्रक्शन जैसा बिजनेस था। वो बिल्डिंग बनाने के काम में थोड़ी मदद करते थे, लेकिन असल में उनका ज़्यादा ध्यान कुछ बॉबकेट और बड़े लॉगर किराए पर देने पर था जो उनके पास थे। साथ ही दूसरे कई तरह के ड्रिल और फिर जनरेटर और दूसरे छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन या खेती का सामान जो उस इलाके में कोई खरीद नहीं सकता था, लेकिन टाइम टाइम पर यूज करने की ज़रूरत पड़ती थी। ये एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे और ऑफिस सिर्फ तभी खुलता था जब कोई आता था। ये आमतौर पर बिजनेस मालिक और वहाँ लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। क्योंकि मैंने बिजनेस से जुड़ी एरिया में इंटर्नशिप की थी और मेरे डैड ने मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं हफ्ते में लगभग 15 से 20 घंटे वहाँ जाऊँ और रिटेल फॉर्म चेक करूँ और फाइल करूँ। ये पक्का करूँ कि अगर कोई पेमेंट प्लान हो तो कोई भी पेमेंट की तारीख मिस ना करे। प्राइस के बारे में 1-2 ईमेल का जवाब दूँ। बहुत आसान काम था। जिस पुरानी बिल्डिंग में मैं काम करता था वो लगभग 90 साल पुरानी थी। ये एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर थी। नीचे की मंजिल 1970 के दशक तक एक पुराना कंट्री बार हुआ करता था। इस परिवार ने एक जीप खरीदी, बार खाली कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी के चारों ओर बाड़ लगा दी ताकि पार्किंग लॉट एरिया का इस्तेमाल अपनी सभी रिटेल इक्विपमेंट और गियर को स्टोर करने के लिए कर सकें। अगर काम धीमा होता था और कुछ दिनों तक रिटेल नहीं होता था तो मैं आमतौर पर 7 बजे के बाद जाता था और आधी रात 1 बजे तक रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेला रहूंगा और तेज आवाज में म्यूजिक सुन सकता था, आराम से काम कर सकता था। जिस ऑफिस में मैं काम करता था वो पुरानी बार के ऊपर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था। अपनी सीट से मैं आसानी से खिड़की से बाहर देख सकता था। 1-2 बार हिरनों का फैमिली और रेकुन को भागते हुए देखा था। मैं एक रोबोट हूँ। जब भी मुझे कोई हलचल दिखती तो मैं हमेशा बाहर देखता था, क्योंकि वो बहुत आसानी से दिख जाती थी। वो जगह बहुत दूर थी और बहुत शांत थी, इसलिए अगर कुछ अजीब होता था या कुछ गड़बड़ लगती थी तो मुझे जरूर पता चल जाता था। एक रात सर्दियों में कुछ इंच बर्फ गिरी थी। मेरे डैड ने मुझसे घर में रहने के लिए कहा क्योंकि सड़कें खराब थी, लेकिन मेरे पास एक पुरानी एसयूवी थी और उससे भी ज्यादा मैं बस घर से बाहर निकलना चाहता था। मैं रात 8 बजे काम पर गया और रात 1 बजे तक रुकने वाला था। मैं हमेशा पहाड़ी के नीचे वाला गेट खुला छोड़ देता था, क्योंकि मेरा यकीन करो रात में कोई नहीं आता था, क्योंकि सचमुच हम ऐसी जगह थे जहाँ कोई नहीं रहता था। मुझे लगता है कि सबसे नजदीकी बसा हुआ घर सड़क के करीब 2 मील दूर था। हमारी कोने वाली सड़क पर मुड़ने के लिए भी आपको सिर्फ हमारी खास बिल्डिंग में आना होता था और शायद पहले से पता होना चाहिए कि वो वहाँ है। ये सच में सिर्फ लोकल लोगों के लिए थी। बहुत छोटी थी, क्योंकि परिवार को बहुत सारा पैसा विरासत में मिला था। असल में कोई भी ऐसे ही भटक कर हमारी बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकता था। खैर, मैं फॉल आउट बॉय के गाना सुन रहा था और कॉफी पी रहा था। मैं बीच बीच में बाहर बर्फ को देख रहा था, क्योंकि हमारी एक नारंगी स्ट्रीट लाइट गेट पर जमीन पर पड़ रही थी। बर्फ पर रोशनी बहुत अच्छे तरीके से चमक रही थी। आधी रात के आसपास मैं नीचे बड़े बाथरूम में गया, फिर ऊपर वापस आया और अपने काम में लग गया। मैंने शायद 5 मिनट काम किया होगा जब मैंने बाहर देखा और रोशनी के ठीक नीचे ताजी बर्फ में किसी चीज का एक बड़ा निशान देखा। ऐसा लग रहा था ये जरूर कोई बड़ा कुत्ता या कोई बड़ा जानवर रहा होगा। वहां जमीन पर अपनी पीठ के बल या किसी और तरह से लोटपोट हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसे 15 मिनट पहले नहीं देखा था। ये तब हुआ होगा जब मैं बाथरूम में गया था, या शायद जब मेरी पीठ मुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं इस तरह की हलचल जरूर देखता। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और मान लिया कि कोई कुत्ता होगा, या शायद कोई जानवर छूट गया था, और या शायद रोशनी की तरफ आकर्षित हुआ होगा, क्योंकि ये उस तरह का इलाका था, इसलिए ये आम बात थी। कौन जानता है। सुबह करीब 2 बजे मैं जा रहा था। हमेशा की तरह गेट के पास जाने के लिए अपनी कार से बाहर निकला। सच कहूँ तो मैं बर्फ पर बने निशान के बारे में लगभग भूल ही गया था, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये सिर्फ बिखरी हुई बर्फ नहीं थी,
बल्कि ये साफ तौर पर इंसान का बनाया हुआ स्नो एंजल का निशान था। अगर आपको नहीं पता कि स्नो एंजल क्या होता है, तो ये तब होता है जब बच्चे बर्फ पर अपनी पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने हाथ पर आगे पीछे करते हैं, ताकि जब वे उठे तो एक एंजल की आउटलाइन जैसा दिखे। मैं बचपन में ऐसा करता था, इसलिए मुझे 100% पक्का पता था कि ये वही था और इसे जानबूझकर लाइट पोस्ट के नीचे बनाया गया था। लेकिन ये किसी बच्चे का नहीं था, ये किसी बहुत बड़े इंसान का था, या कम से कम एक सामान्य साइज के यंग का था, जिसने बहुत सारे मोटे सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे। और मैंने वही देखा जो मुझे पहले से पता था, कि जिसने भी ये स्नो एंजल बनाया था वो आसानी से मुझे ऊपर देखकर बनाया था। मुझे उस खिड़की से देख सकता था, इसलिए उसने जरूर मेरे नीचे आने का इंतजार किया होगा। अगर कोई हमारी बिल्डिंग के आसपास गाड़ी चलाकर आता तो मैं उसे जरूर देख लेता या सुन लेता, भले ही मैं बाथरूम में होता। तो मुझे यकीन है कि कोई कुछ मील तक बर्फीली ठंड में चल कर आया होगा, हमारी बिल्डिंग के सामने रुका होगा, और फिर उसने कम समय में, जब मैं अपने डेस्क के खिड़की के सामने नहीं बैठा था, उसने बर्फ में स्नो एंजल बनाया होगा। मैंने बर्फ में पैरों के निशान देखे और देखा कि एक निशान बिल्डिंग की दाईं और पास के जंगल की ओर जा रहा था। तो ये साफ था कि उस व्यक्ति ने सड़क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ से आया था, जिससे मुझे तुरंत बेचैनी होने लगी, क्योंकि उस तरफ मीलों तक सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। अब मैं सच में थोड़ा डर गया था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कोई अभी जंगल के बीच में चुपके से मेरे इतने करीब था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब मैं बस यहाँ से निकल जाना चाहता था। जब मैं अपनी कार में वापस बैठा और कुछ फीट आगे बढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बॉस लगभग 4 घंटे में वहाँ होगा और शायद वही स्नो एंजल देखेगा और फिर सोचेगा कि मैंने ही ये किया है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैं जवान था और मुझे लगा कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम वो मेरा मजाक उड़ाएगा। इसलिए मैंने जल्दी से गेट खोला, भागा, बर्फ को लात मारी ताकि वो एंजल पर लगे, और अपनी कार में वापस चला गया। साथ ही मुझे ये भी बताना चाहिए कि इस पल सच में यही हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ लगभग झूठ बोला था और कुछ और कहा था, क्योंकि ये नकली लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आम आदमी सच में एसयूवी से बाहर निकलेगा और सिर्फ अपनी कार में भाग नहीं जाएगा क्योंकि उसे स्नो एंजल से शर्म आ रही है। लेकिन साथ ही मैं अनसेफ था और दूसरों की सोच की बहुत परवाह करता था, इसलिए दुर्भाग्य से मैंने यही किया। साथ ही इस समय मैं पूरी तरह से डरा हुआ नहीं था, हालांकि ये निश्चित रूप से परेशान करने वाला था। मुझे लगा कि ये बहुत अजीब है और कोई गैरकानूनी शिकारी हो सकता है। हालांकि ठंड में शिकार करना और मरना ज्यादा समझ में नहीं आता था। निशान 2 घंटे पहले बना था और मुझे लगा कि वे अब तक जा चुके होंगे, लेकिन तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी जब मैं अपनी एसयूवी में बैठा था। जंगल से बहुत जोर से तेज आवाज की हंसी आ रही थी। ये लगभग औज की चुड़ैल और जादूगर की तरह नकली हंसी लग रही थी, जैसे कोई जानबूझकर नकली हंसी हंस रहा हो, ये दिखाने के लिए मुझसे डरे या मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि वे हमारी प्रॉपर्टी पर मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे पता है कि वे शायद मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देख पा रहा था क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं था। कुछ सेकंड हंसने के बाद वे रुक गए और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया, सिवाय मेरी दिल की धड़कन के जो मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। हंसी फिर शुरू हो गई, इस बार और जोर से, चीखने और हंसने का मिला जुला रूप। मैं सच में लगभग 5 सेकंड के लिए जम गया, घबरा कर सुनता रहा। अब मैंने इस इलाके में बहुत समय बिताया है, मुझे पता है कि रात में कोयोट और लोमड़ी की आवाज़ कैसी होती है, खासकर मीटिंग सीजन में उनकी तेज चीखें। इसलिए मैं इसे पूरी तरह से लॉजिकली खारिज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी किसी औरत की हंसी की नकल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई जानबूझकर किसी को डराने के लिए नकली डरावनी चीख वाली हंसी हंस रहा हो। सच में मैं बहुत डर गया था। मैं अपनी कार में बैठा और जितनी तेजी हो सका बिना सड़क से फिसले वहां से भाग गया। घर वापस आकर मैं पूरी रात ये समझने की कोशिश करता रहा। जब मेरे माता पिता उठे तो मैंने उन्हें ये कहानी बताई। बात करने के बाद हम सब ने ये तय किया कि 2 चीज़ों में से एक हो सकती है, या तो मेरे दिमाग ने किसी तरह खुद को यकीन दिला दिया हो कि बर्फ की बनावटी परी जैसी थी, जबकि ये असल में किसी जानवर की वजह से बनी थी, और फिर बर्फ के निशान और हंसी बस एक लाल लोमड़ी की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा था, जिस पर मुझे सच में विश्वास है। दूसरी बात कि कोई लोकल आदमी किसी वजह से घूम रहा था और उसने मेरे साथ मजाक करने का फैसला किया। उस इलाके में मेरे कोई ऐसा करीबी दोस्त नहीं बचा था जो ऐसा करता, और अगर वे करते भी तो वे पक्का मेरा मजाक उड़ाने के लिए एक बतख ले आते। बाद में मुझे पता चला कि पास वाला घर एक बहुत बूढ़े कपल का था, इसलिए मुझे शक है कि उनमें से कोई था
जिसका मतलब है कि जो भी उस कड़ाके की ठंड के रात को जंगल में गया, उसने सिर्फ एक अजनबी को परेशान करने के लिए ऐसा किया। मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मैं ड्रग्स नहीं लेता और उस समय मैं कभी कभी ड्रिंक करता था, लेकिन उस रात तो बिल्कुल नहीं पी थी। मैं भूत प्रेत पर भी विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। मेरे दिल को पता है कि वहाँ कोई था। मैंने वहाँ लगभग 6 हफ्ते और काम किए और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मुझे पता था कि मेरा बॉस अपनी बंदूक कहाँ रखते हैं। तब से गेट पर मैं हमेशा ताला लगाता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत डरा दिया था, वो ये थी कि उसे सिर्फ उस तरह हंसने के लिए मेरे जाने के लगभग 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा होगा। वो मुझे नहीं जानता था, मैं पागल हो सकता था और ऐसा इंसान हो सकता था जो गुस्सा आकर उसे ढूंढकर उस पर हमला कर दे। फिर भी जब वो मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था तो मैं डरा हुआ परेशान नहीं लग रहा था। किसी अनजान लड़के के लिए ये शायद एक ऐसी कहानी है जिसे वो अपने सभी दोस्तों को जोर जोर से हंसाने के लिए सुनाता होगा, लेकिन मेरे लिए वो लड़का जिसे मैं एंजल इन द स्नो वाला लड़का कहता हूँ, जिसकी हंसी मैं कभी नहीं भूलूंगा। खैर, उम्मीद है कि मेरा सामना उससे या ऐसी किसी चीज से दोबारा कभी ना हो।